नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम हर्मन हेस के उपन्यास स्टेपनवॉल्फ के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, नमस्ते। ये अंश हमें दिखाते हैं कि इसका मुख्य किरदार हैरी हॉलर, जिसे स्टेपनवॉल्फ भी कहा गया है, उसके अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन हिस्सों के जरिए हैरी के उसके जटिल मन को, उसके संघर्षों को और खुद को खोजने की उसकी जो यात्रा है उसे थोड़ा और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये कोई आसान सफर नहीं है हैरी का। वो एक बुद्धिजीवी है, पर उसे लगता है कि वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। दो हिस्से कैसे? एक तो उसका इंसानी रूप है, जो कला, संगीत, ऊंचे विचारों में रहता है, और दूसरा है उसका भेड़िया रूप, जंगली, अकेला, समाज से एकदम कटा हुआ सा। और यही जो अंदर की खींचतान है ना, असल में वही उसके दुख की जड़ है। हाँ, ये तो शुरुआती हिस्सों में भी दिखता है। जब कहानी सुनाने वाला पहली बार हैरी से मिलता है, उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लगता है ना, जैसे कहीं बाहर से आया हो, और बुद्धि बहुत तेज। हाँ, और वो खुद को स्टेपनवॉल्फ कहता भी है। हाँ, स्टेपनवॉल्फ मतलब शहरों की भीड़ में भटका हुआ एक भेड़िया। ये नाम ही उसके अकेलेपन और क्या कहते हैं, बेचैनी को दिखाता है। पर क्या ये कहानी सिर्फ इन दो हिस्सों की है, इंसान और भेड़िया? नहीं, यहीं पर मामला और गहरा हो जाता है। मतलब वो फंसा तो रहता है इसी चक्कर में। जब इंसान जैसा महसूस करता है तो भेड़िया मजाक उड़ाता है, जब भेड़िया हावी होता है तो इंसान वाला हिस्सा उसे कोसता है। ये तो बड़ा मुश्किल है। बहुत। लेकिन फिर एक बहुत जरूरी हिस्सा आता है किताब में, ट्रीटीज ऑन द स्टेपनवॉल्फ। हाँ, वो ट्रीटीज। वो बताता है कि हैरी सिर्फ दो नहीं है, उसके अंदर सैकड़ों, शायद हजारों आत्माएं हैं। बात यह है कि इंसान की पहचान कोई सीधी सादी चीज नहीं होती, बहुत परतें होती हैं उसमें। अच्छा, मतलब इंसान बनाम भेड़िया, ये कहना बहुत सिंपल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये लेबल शायद उसकी असलियत को पकड़ नहीं पाता। और शायद इसी वजह से वो आम गिनिया से, समाज से इतना कटा हुआ महसूस करता है। जैसे वो बुर्जुआ समाज, उसकी छोटी छोटी खुशियां, उसके नियम कायदे, उसे ये सब पसंद नहीं। बिल्कुल भी नहीं। उसे गहरी नफरत है इन सब चीजों से। भीड़ वाले कैफे, वो नाच गाना, सिनेमा, उसे ये सब बेकार लगता है। वो चाहता क्या है फिर? आजादी? हाँ, वो आजादी चाहता है। लेकिन मुश्किल ये है कि वही आजादी उसे और गहरे अकेलेपन में धकेल देती है। मतलब न वो समाज के साथ फिट होता है, न अकेले रह पाता है। इतना अकेलापन कि वो आत्महत्या के बारे में भी सोचता है। हाँ, निराशा काफी गहरी है, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है। कभी कभी जैसे संगीत सुनते हुए या कोई कविता पढ़ते हुए या प्यार के कुछ पलों में उसे कुछ बहुत ऊंचा, डिवाइन सा महसूस होता है। और फिर हरमन आती है उसकी जिंदगी में। हाँ, हरमिन, एक बहुत रहस्यमयी लड़की। वो हैरी से वादा करती है कि उसे जिंदगी के हल्के फुल्के पहलू सिखाएगी। नाचना, हंसना, बस पल में जीना। ऐसा लगता है जैसे वो हैरी को बहुत गहराई से समझती है, शायद उसके अंदर के भेड़िए को भी। वो इतनी जरूरी क्यों जाती उसके लिए? क्योंकि हरमीन एक तरह से आईना है उसके लिए। वो उसके दर्द को पहचानती है और वो उसे बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे उसके ही अलग अलग रंगों से मिलवाती है। अच्छा, जैसे वो उसे पाब्लो से मिलवाती है, एक अजीब से संगीतकार से। मारिया से मिलवाती है, जो काफी सेंचुअल है। ये सब लोग और अनुभव हैरी की पुरानी सख्त पहचान को तोड़ते हैं। और ये सब उसे कहाँ ले जाता है? ये सब उसे एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी जगह की तरफ ले जाता है, मैजिक थिएटर। मैजिक थिएटर केवल पागलों के लिए? ये क्या है? सुनने में ही कितना इंट्रीगिंग लगता है। हाँ, मैजिक थिएटर असल में कोई असली जगह नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक स्पेस है, मन के अंदर की जगह। यहाँ हैरी अपने ही व्यक्तित्व के बिखरे हुए टुकड़ों का सामना करता है। कैसे? क्या होता है वहाँ? जैसे एक अनुभव में उसे दिखाया जाता है कि कैसे उसकी पहचान के टुकड़ों से अलग अलग खेल बनाए जा सकते हैं। मतलब ये कि पर्सनालिटी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकती है, उसके कई रूप हो सकते हैं। दिलचस्प। और एक और सीन है जहां वो खुद को एक क्रूर जानवर ट्रेनर के रूप में देखता है, जो भेड़िए को उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी नेचर के खिलाफ काम करने पर मजबूर कर रहा है। ये उसके अंदर जो लड़ाई चल रही है ना, उसका बड़ा सटीक चित्रण है। बाप रे। और अंत में मोजार्ट, मैजिक थिएटर के आखिर में वो मोजार्ट से मिलता है, हरमिन को मारने के बाद। हाँ, हरमिन को मारना भी शायद सिंबॉलिक ही है, अपनी किसी पुरानी इच्छा या पहलू को खत्म करना। और फिर मोजार्ट आता है। और वो क्या कहता है हैरी से? उसकी सलाह क्या है? मोजार्ट की सलाह शायद पूरे उपन्यास का निचोड़ है।
वो कहता है कि जीवन के रेडियो संगीत को सुनना सीखो। रेडियो संगीत, इसका क्या मतलब? मतलब जीवन का शोरगुल, उसकी बेतुकी बातें, उसमें जो विरोधाभास है, उन सबको स्वीकार करना सीखो और सबसे जरूरी बात, उन पर हंसना सीखो। हंसना मुश्किलों पर। हाँ, यही है गेलोस ह्यूमर। मतलब बहुत मुश्किल अजीब हालात में भी मजाक ढूंढ लेना, जीवन की गंभीरता को थोड़ी शरारत के साथ लेना। तो मतलब ये जो इंसान और भेड़िए की लड़ाई है, उससे आगे बढ़कर हैरी को अपने अंदर के अनगिनत किरदारों को, पहलुओं को अपनाना होगा और शायद हंसी ही इस मुश्किल सफर में उसका सहारा बन सकती है। हाँ बिल्कुल, ये उपन्यास यही दिखाता है कि आज के इंसान का अकेलापन कितना गहरा है, पहचान कितनी उलझी हुई है और खुद को पूरी तरह अपनाना कितना मुश्किल है। वो दो हिस्सों वाली सोच से आगे बढ़कर अपने अंदर की पूरी भीड़ को अपनाने की बात करता है। तो इन अंशों से जो सबसे बड़ा आइडिया निकलता है वो यही है कि हमारी पहचान कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है। इसमें बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे पहलू होते हैं जो आपस में टकराते भी हैं। और स्टेपनवॉल्फ की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम खुद अपने अंदर के कितने हिस्सों को सच में अपनाते हैं और कितनों को समाज के डर से या खुद की उम्मीदों के बोझ तले किसी भेड़िए की तरह छिपा देते हैं या दबा देते हैं। क्या सच में जिंदगी की अजीब बातों पर, उसकी विडंबनाओं पर हंसना सीखकर ही असली आजादी मिल सकती है? ये एक सवाल है जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।